गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। हाई फाई करोगे आज? पक्का पक्का। चलो, 1 मिनट रुको, मैं पेन रख दूं पहले। ए, ये लो जी। और बताओ, क्या हाल चाल है? फैमिली में सारे बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं? बच्चा कह रहा सर बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। अच्छा, कई बच्चों के ना कमेंट बॉक्स में ये आ रहा था कि सर, जो आप क्लासेस डाल रहे हो अमेंडमेंट की, अब वो ऑल्टरनेट डेज पे डाल रहे हो, तो क्या वो ऐसे ही डलेंगी या डेली क्लास जैसे पहले आती थी वैसे होंगी? सर, मैंने उन बच्चों को, कुछ बच्चों को रिप्लाई किया था, तो शायद कुछ बच्चों को मे भी रिप्लाई मेरा नहीं मिला होगा। मैं दोबारा से बोल दूं, क्योंकि अभी शेड्यूल मेरा थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूटिव का भी नया वाला बैच चल रहा है, और मे भी अगर आपको पता हो, मैंने प्रोफेशनल का भी नया बैच अनाउंस किया, तो प्रोफेशनल का भी नया बैच चल रहा है। सीए का भी मेरा बैच चल रहा है, तो काफी हेक्टिक शेड्यूल है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली मैं क्लास डालूं, बट मैं भी डाल नहीं पा रहा। तो 25 मार्च तक ना, 25 मार्च तक मेरा एग्जीक्यूटिव का बैच जो नए वाला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 26 मार्च से लेके 31 मार्च तक डेली अमेंडमेंट क्लास आएंगी, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किए थे कि 31 मार्च तक हम सारी अमेंडमेंट कंप्लीट कर देंगे। वैसे आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 10 है, और आज हमारी इनकम टैक्स की ना सेकंड लास्ट अमेंडमेंट क्लास है। मतलब अमेंडमेंट क्लास नंबर 11 में इनकम टैक्स की मैं सारी अमेंडमेंट कंप्लीट कर दूंगा फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, चाहे वो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं चाहे वो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं। अगर सीए इंटर वाला कोई बच्चा देख रहा है, उनकी भी नेक्स्ट क्लास में अमेंडमेंट सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अमेंडमेंट क्लास नंबर 11 के बाद अमेंडमेंट क्लास नंबर 12 या 13 जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास होंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए होंगी। ठीक है जी। तो दो अमेंडमेंट क्लास एडिशनल आएंगी सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए, उनको टोटल 13 क्लास देखनी है, और आप सबने 11 क्लास देखनी है। उस 13 क्लास के बाद ना फिर जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बस 25 मार्च तक थोड़ा सा पेशेंस रख लो। उसके बाद जैसे ही मेरा एग्जीक्यूटिव वाला बैच खत्म होगा, टाइम मेरा वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, फिर मैं डेली बेस पे अमेंडमेंट क्लास डालूंगा। मैंने कमिटमेंट की है 31 मार्च की, तो 31 मार्च तक अमेंडमेंट क्लास पूरी भी कंप्लीट करूंगा। ठीक है जी। फिर अप्रैल में हमें रिवीजन भी तो करनी है। ठीक है, तो ऐसे गुस्सा मत हुआ करो। बच्चा कह रहा है कि सर, आपने पहले कहा था ना कि डेली डालोगे, तो वो शेड्यूल तो आप कर ही नहीं रहे। सर, मैंने ये कहा था मार्च में अमेंडमेंट कंप्लीट करवा दूंगा, तो कंप्लीट 100% करवा दूंगा, और आराम से कराऊंगा तसल्ली से। और आप खुद देख रहे होगे सर, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर अमेंडमेंट क्वेश्चन करने की। और एक बात और आपको बता दूं जी, इस अमेंडमेंट के ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम काफी सारे करेंगे आने वाले महीने के अंदर। मतलब आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन, ये तो सर बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन है, मैं स्पेशल प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, और वो सारे क्वेश्चन हम यहीं यूट्यूब पे पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे। तो टेंशन मत लेना सर, अगर एक बार बोल दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, टेंशन वो आपकी नहीं है, टेंशन वो मेरी है। ठीक है जी, चलो। अच्छा, इधर सुना ध्यान से। अब आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रही हैं जी, सॉरी, अमेंडमेंट क्लास नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फटाफट से बच्चों को बुला लो जी, अब जल्दी बुलाओ, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि स्टार्टिंग में 3-4 मिनट वेस्ट होते हैं, तो उनके लिए वो टाइम हो चुका है। अब फटाफट से पूरी क्लास को बुला लो, क्या क्या अमेंडमेंट क्लास देख लो, क्योंकि बहुत कम बच्चे मैं देख रहा हूँ कि अब लाइव आ रहे हैं जी। ये बहुत गलत बात है, इतना नुकसान उनको होगा, उनको पता ही नहीं उनका नुकसान क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट अमेंडमेंट क्लास के अंदर हमने डिडक्शंस वाली अमेंडमेंट्स कंप्लीट की थी, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स थी वो हमने कंप्लीट की थी। मैट और एएमटी के टॉपिक में छोटी मोटी अमेंडमेंट्स थी वो हमने कंप्लीट की थी, और एक सेक्शन 115 बा और 115 बाब में छोटी मोटी अमेंडमेंट्स थी वो हमने कंप्लीट की थी। आज की अमेंडमेंट क्लास भी ना हमारी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। आज जो हम अमेंडमेंट कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर हमारा है रिटर्न ऑफ इनकम का। और ये लिख लो, अपने नोट्स में ना लिख लो, 100% इसमें से अमेंडमेंट के एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बनेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं सर, चाहे वो सीए वाला बच्चा हो, चाहे वो मेरी सीएस फैमिली का बच्चा हो, इवन चाहे वो सीएमए वाला बच्चा भी हो ना, 100% लिख लो। इस अमेंडमेंट में से पक्का पक्का क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट चेंज हो चुकी है, और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तो चेंज हुई है, साथ में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की उसकी डेट भी चेंज हो चुकी है। तो 100% कंफर्म हूं, इस अमेंडमेंट में से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और ध्यान सुनना जी। आज हम एक चैप्टर की अमेंडमेंट और कंप्लीट करेंगे, एडवांस टैक्स, बिल्कुल माइनर से अमेंडमेंट है, आज ही हम कंप्लीट कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें अमेंडमेंट हम कंप्लीट करेंगे टीडीएस की। ठीक है, तो टीडीएस में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। और जो एक एक लाइन की छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं अपील्स के चैप्टर में, एडवांस रूलिंग के चैप्टर में, जो छोटी मोटी बैलेंस अमेंडमेंट होंगी ना एग्जीक्यूटिव और सीए इंटर तक की, वो सारी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। फिर बैलेंस जो दो क्लास होंगी, मैंने क्या बोला, वो सिर्फ सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए होंगी। एग्जीक्यूटिव वाले उन अमेंडमेंट क्लास को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो चैप्टर उनके सिलेबस में कवर नहीं है। ठीक है। हाँ, एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जिनमें इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे देख सकते हैं, न्यू सिलेबस वाले नहीं देखेंगे, और ना ही कोई सीए वाला बच्चा देखेगा। ठीक है। आओ जी, अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं,
चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है अमेंडमेंट का, दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स। अब सुना ध्यान से, पहली अमेंडमेंट है क्या। इस अमेंडमेंट को समझाने से पहले ना एक बार मुझे पुरानी क्लास की रिवीजन करानी पड़ेगी जो आपने दिसंबर तक पढ़ा होगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मैंने सोच के बताना। जब आपने रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर किया होगा ना, तो रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट की होंगी। पहले आपने ये किया होगा कि रिटर्न कौन फाइल करेगा। याद करो, आपने क्लास में किया होगा कि अगर कोई कंपनी है या फर्म है हर केस में रिटर्न फाइल करती है। कंपनी फर्म को छोड़कर कोई भी होगा वो रिटर्न फाइल तब करेगा अगर उसकी टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन और एग्जम्पशन, अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी तो वो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। रिटर्न किस फॉर्म में फाइल करते हैं ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। ITR 1 से लेके ITR 7 तक फॉर्म नंबर होते हैं। हर पर्सन का अलग अलग फॉर्म नंबर होता है, वो डिपेंड करता है इनकम कौन सी है, उसके बेस पे फॉर्म नंबर जो होगा उसके बेस पे वो रिटर्न फाइल कर देगा। मेन मुद्दा ये आता है कि जो भी रिटर्न फाइल करेगा, जिस फॉर्म में भी फाइल करेगा, उसे फाइल करनी कब होगी। मेरी पूरी क्लास शायद जानती हो, आपने क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के हर केस में ना रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 30 सितंबर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंपनी नहीं है जिनका ऑडिट कंपलसरी है, उसकी फाइल करने की डेट 30 सितंबर थी, और जिनका ऑडिट कंपलसरी नहीं है उस केस में थी 31 जुलाई, अगर आपको ध्यान आता हो। और एक डेट मैंने क्लास में और बताई थी कि एक ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर होता है जो CS एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में नहीं है बट ओल्ड सिलेबस में और प्रोफेशनल के अंदर है। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में रिटर्न की डेट होती है 30 नवंबर। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पहली बार जो रिटर्न की डेट में चेंज आया है ना, वो सारी डेट चेंज नहीं हुई। मतलब जिनकी डेट पहले 31 जुलाई थी, आज भी रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई है। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में पहले भी डेट 30 नवंबर थी, आज भी डेट 30 नवंबर है। जिन लोगों का ऑडिट कंपलसरी था या वो कंपनी थे, उनकी 30 सितंबर थी ना, उनकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है 31 अक्टूबर। तो जो आपने नोट्स में चेंज करना है, जुलाई को जुलाई ही रहने देना। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में 30 नवंबर को 30 नवंबर ही रहने देना। बट जहां आपने 30 सितंबर लिखा होगा उसको काट के 31 अक्टूबर कर देना। ये डेट आपका चेंज हुई है। ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलत इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हैं कि रिटर्न फाइल करने की सारी डेट चेंज हो चुकी है। आंसर इज नो। लॉ मेकर ने कहीं नहीं कहा कि हर केस में 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करना है। गवर्नमेंट कह रही है कि जहां पहले 30 सितंबर की टाइम लिमिट थी ना, उस केस में रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर। जो बाकी डेट थी वो आज भी सेम है और पहले भी सेम थी। ठीक है। अच्छा, अब और सुनो ध्यान से। अब याद करो, आपने क्लास में किया होगा कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है उसका ऑडिट कंपलसरी है। इधर देखो ध्यान से, दीक्षा और ये प्रिया और प्रीति, 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो इतनी बातचीत करते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है। किसी ने बातचीत नहीं करनी, अमेंडमेंट चल रही है, बहुत ध्यान से करना चाहिए। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। याद करो, आपने क्लास में किया होगा जब मैंने कहा था कि एक पार्टनरशिप फर्म का अगर ऑडिट कंपलसरी है, तो उस टाइम हमने ना क्लास में ये कहा था कि उसके वर्किंग पार्टनर को, अगर वर्किंग पार्टनर अपना रिटर्न फाइल करेगा, उसकी डेट भी 30 सितंबर होगी। अब गवर्नमेंट ने ना वर्किंग वर्ड हटा दिया है, अब सिर्फ लिख दिया पार्टनर। मतलब आज चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, अगर फर्म का ऑडिट कंपलसरी है तो इन पार्टनर को भी रिटर्न फाइल करनी होगी 31 अक्टूबर तक। बच्चा कह रहा है सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूं, अगर फर्म का ऑडिट कंपलसरी है तो फर्म को रिटर्न फाइल कब करनी है? 31 अक्टूबर। अगर फर्म का ऑडिट कंपलसरी है, उसके जो पार्टनर होंगे चाहे वर्किंग होंगे चाहे नॉन वर्किंग होंगे, उनकी रिटर्न फाइल करने की डेट भी जो होगी ना, वो ऑन और बिफोर ऑफ 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर होगी। बस ये बात ध्यान देना। तो जहां पे एक बार आपकी बुक खोल लेना, किसी भी टीचर की आपकी बुक होगी, वहां पे वर्किंग पार्टनर एक वर्ड लिखा होगा, वर्किंग वहां पे कट कर देना, पार्टनर लिख लेना और पार्टनर के ब्रैकेट में लिख लेना कि वर्किंग और नॉन वर्किंग अब दोनों की बात हो रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, एक पार्टनरशिप का ऑडिट कंपलसरी है, इसका नॉन वर्किंग पार्टनर है, इसकी रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होगी? अब जिस बच्चे ने अमेंडमेंट पढ़ी होगी वो तो आंसर दे के आएगा, जिसने अमेंडमेंट ही नहीं पढ़ी होगी वो आंसर क्या दे के आएगा? ठीक है। तो आज चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, दोनों ही केस में रिटर्न जो फाइल करनी है 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करनी है। ये बात ध्यान देना। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, और सुनो ध्यान से। अब याद करो, जब आपने रिटर्न वाला चैप्टर किया होगा ना, तो ये बात तो मैंने आपको पीजीपी की अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी बताई थी कि सेक्शन 44AB जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है, पहले क्या था, दिसंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जाती थी, जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती थी ना, वही सेम डेट ऑडिट रिपोर्ट की भी होती थी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर इधर, हाँ इधर।
जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती थी वही सेम डेट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की भी होती थी। बट इस बार गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। फाइनेंस एक्ट 2020 ये बात कहता है कि जो रिटर्न फाइल करने की डेट है उसे एक महीना पहले की जो डेट होगी ना वो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की होगी। अच्छा, मतलब सर आप ये बात कहना चाहते हो कि अगर मान लो रिटर्न फाइल करने की डेट अब अगर 31 अक्टूबर है तो रिपोर्ट जो देनी पड़ेगी 30 सितंबर तक? आंसर इज यस। अगर रिटर्न फाइल करने की डेट ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में 30 नवंबर है तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो जाएगी वो एक महीना पहले जाएगी। अगर रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई है उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो जाएगी वो 30 जून तक जाएगी। अब देखो एक बच्चे का, मुझे पता था क्वेश्चन आएगा, बच्चा कहता है यार मुझे तो ना विवेक सर का समझ नहीं आ रहा, जिसकी ड्यू डेट ही 31 जुलाई होगी उसका तो ऑडिट कंपलसरी नहीं है ना। भाई जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होगी उसका तो ऑडिट कंपलसरी नहीं है। और अगर ऑडिट ही कंपलसरी नहीं है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट 30 जून कैसे होगी? याद करो सर, क्लास के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 31 जुलाई डेट है, नो डाउट मेरा ऑडिट कंपलसरी नहीं है, बट क्या मैं ऑडिट करवा नहीं सकता? हाँ जी, क्या मैं ऑडिट करवा नहीं सकता? क्या मैं अपनी मर्जी से सीए अपॉइंट करके ऑडिट नहीं करवा सकता? करवा सकता हूं। तो सोच के बोला, अगर मैंने ऑडिट करवा लिया तो ऑडिट रिपोर्ट तो जाएगी ना। सर अगर मैं ऑडिट ना कराता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट अगर मैंने ऑडिट करवा लिया, चाहे अपनी मर्जी से कराया, उसकी रिपोर्ट अगर मुझे फाइल करनी होगी वो रिटर्न फाइल करने के एक महीने पहले ही फाइल करनी होगी। तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा आपको। तो सर मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, रटने वाला बच्चा एक बात रट के बैठ गया कि ऑडिट रिपोर्ट जाती है जहां ऑडिट कंपलसरी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर ऑडिट रिपोर्ट वहां जाती है जहां ऑडिट होता है। अब अगर ऑडिट कंपलसरी है तो भी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं है फिर भी मैंने ऑडिट करवा लिया तो ऑडिट रिपोर्ट तो वहां भी जाएगी ना। बस इतनी बात ध्यान देना कि जहां जहां ऑडिट रिपोर्ट जानी है उस केस में जो रिटर्न फाइल करने की डेट होगी उसे एक महीना पहले की डेट जो होगी वो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की होगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो चेंज क्या आया है। आओ जी पढ़ना स्टार्ट करो। देखो ये क्या लिखा है, इधर देखो सीधा, यहाँ नोट्स में देखो जी फटाफट से। क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट डी लिंक फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न की डेट थी उसे ऑडिट रिपोर्ट की डेट को डी लिंक कर दिया, मतलब अलग कर दिया। फॉर ऑडिट केसेस, जहां ऑडिट रिक्वायरमेंट है, फॉर ऑडिट केसेस ड्यू डेट इज चेंज, ड्यू डेट चेंज हो गई एज 31 अक्टूबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। एक बात मैंने सोच के बोलना चाहिए, मुझे लग रहा है एग्जामिनर कह रहा है, मुझे लग रहा है लो बनाने वाले कह रहे हैं हर केस में डेट चेंज हो चुकी है। हाँ जी इधर सुना ध्यान से, क्या हर केस में डेट चेंज हो चुकी है या जहां ऑडिट कंपलसरी है वहां चेंज हुई है? वो कह रहे ऑडिट केस में। सर अगर वो यहां पे ऑडिट वर्ड ना लिखते और यहां लिखते ऑल केसेस, तो ऑल केसेस में जो जुलाई वाली थी वो भी अक्टूबर होती, जो ट्रांसफर प्राइसिंग की नवंबर वाली थी वो भी अक्टूबर होती। बट उसने ये नहीं कहा हर केस में, वो कह रहा है ऑडिट केस में। मतलब जहां जहां ऑडिट कंपलसरी है या वो कंपनी वाला केस है उस केस में चेंज हो चुकी है 31 अक्टूबर, ये बात ध्यान देना। ठीक है, आपको मैं समरी लिखवा दूंगा, एक बहुत बढ़िया करक्स डायग्राम लिखवा दूंगा, एग्जाम से पहले बस वो पढ़ लेना, सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा, इतना बड़े डायग्राम बनवा दूंगा। ठीक है, बट पहले लो समझो चेंज। तो पहली बात, चेंज हर केस में नहीं है, चेंज किस केस में है? सिर्फ ऑडिट वाले केस में है। तो देखो जी यहाँ पे फॉर ऑडिट केसेस ड्यू डेट चेंज हो चुकी है, 31 अक्टूबर हो चुकी है। अब देखो क्या लिखे, अर्लियर, ध्यान से, अर्लियर मतलब पहले, जो आपने दिसंबर के लिए पढ़ा होगा। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर ऑफ ओनली द वर्किंग पार्टनर, ओनली द वर्किंग पार्टनर वॉज दैट ऑफ सेम फॉर ऑडिट केसेस, बट नाउ अब क्या हो गया, इट इज अमेंडेड एंड मेड एज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ पार्टनर, दैट इज स्लीपिंग पार्टनर और चाहे वर्किंग पार्टनर, मतलब चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, विल बी दैट ऑफ ऑडिट केसेस 31 अक्टूबर। मतलब ऑडिट केस में दोनों पार्टनर की डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, जो पहले सिर्फ वर्किंग पार्टनर केस में थी। तो आज साहब अगर क्वेश्चन बनेगा, चाहे वर्किंग का हो चाहे नॉन वर्किंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू डेट जो होगी वो 31 अक्टूबर होगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है सर, मैंने कहा हाँ। कहता सर आप ना हमें ना एक डायग्राम बना दो, क्योंकि हम, आपको पता ही हम नालायक बच्चे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो गया और अगर पिछले वाले ने यहाँ पे उंगली मार दी कि भाई ये डेट है ये डेट है, तो हम कंफ्यूज ना हो उसके लिए हमें डायग्राम बना दो। अच्छा, ये लो फिर उसके लिए डायग्राम ले लो जी। बच्चों के सामने सर की एक ना चली, सर ने कहा ओके। इधर देखो ध्यान से, अब करक्स लिख दिया मैंने, असेसी
एक मिनट रुको, पहले मैं इसको हटा दूं। मतलब हद हो गई, मैंने सिर्फ अभी दिखाया है, बच्चा नोटिंग करना स्टार्ट कर रहा है। और पहले नालायक समझ तो लो, मैं कहीं भाग थोड़ा रहा हूं। ये वीडियो यूट्यूब पे डलनी है बाद में, इसको पॉज करके भी लिख सकते हो, पहले समझ तो लो। मतलब मुझे समझ नहीं आती बच्चों की, बच्चा कह रहा है पहले नोटिंग करेंगे चाहे समझ में कुछ आए या ना आए। हद हो गई यार। पहले समझो उसके बाद नोटिंग करना। इसको हटाओ, पेन को हटाओ। पेन को हटाओ, पहले साइड में रखो, बिल्कुल इधर देखो ध्यान से अब। हाँ, इधर देखो, ये असेसी है, ड्यू डेट फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट है और ये रिटर्न की ड्यू डेट है। अब सोच के बोलना, कंपनी वाले केस में रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है? 31 अक्टूबर, देखो 31 अक्टूबर। और अब ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या हो चुकी है? 30 सितंबर, मतलब एक महीना पहले। रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे रही, 30 सितंबर, मैंने रिटर्न फाइल करने की डेट नहीं लिखी, मैंने ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट लिखी है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा ना, आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। और रटने वाला बच्चा वही गलती करके आएगा, वो पता क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट को या रिटर्न पढ़ाएगा, रिटर्न को ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाएगा। तो अगर वो कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट भरने की डेट क्या है, तो ये वाली डेट होंगी। अगर वो कह रहा है रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है, तो वो वाली डेट होंगी। ठीक है। उसके बाद देखो जी, एनी पर्सन हु रिक्वायर्ड ऑडिट अंडर लॉ, जिनका ऑडिट लॉ के अंदर रिक्वायर है, जो अपनी मर्जी से ऑडिट करवा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनका ऑडिट लॉ के अंदर रिक्वायर है। सर, ऑडिट कराने की लिमिट क्या होती है? अब ये बातें पता है वही बच्चे पूछ रहे हैं जिन्होंने पीजीपी की अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी। मैंने कहा था ऑडिट कराने की लिमिट होती है 1 करोड़, और कुछ केस में 5 करोड़ भी हो चुकी है जी। कुछ केस में 5 करोड़ भी लिमिट हो चुकी है। तो वो जो हमने 44A किया था ना, उसकी बात कर रहे हैं। अगर उस सेक्शन में ऑडिट कंपलसरी है, आप कंपनी नहीं हो, क्योंकि कंपनी का तो हर केस में ऑडिट होना है। बट अगर आप कंपनी नहीं हो, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो आपका भी तो ऑडिट हो सकता है ना। तो अगर आपका ऑडिट कंपलसरी है, तो आपकी भी डेट क्या बन जाएगी? 31 अक्टूबर। और आपको भी ऑडिट रिपोर्ट भरनी पड़ेगी, उसकी डेट क्या बनेगी? 30 सितंबर। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर कोई कंपनी है फिर तो डेट फिक्स ही है। अगर कोई कंपनी नहीं है बट उसका ऑडिट कंपलसरी है, उसकी डेट भी क्या बनेगी? सेम बनेगी जो कंपनी की है। उसके बाद जी, ट्रांसफर प्राइसिंग, वेयर ट्रांसफर प्राइसिंग लो एप्लीकेबल, जहां ट्रांसफर प्राइसिंग का लो एप्लीकेबल होगा। 30 नवंबर पहले भी थी, 30 नवंबर आज भी है, बट ऑडिट रिपोर्ट भरनी पड़ेगी एक महीना पहले, तो क्या बन जाएगी? 31 अक्टूबर। और जो बाकी नॉर्मल केस होते हैं, जिन केस में ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, उसकी पहले क्या थी? 31 जुलाई। आज भी 31 जुलाई है, बट अगर आप ऑडिट खुद अपनी मर्जी से करवा लेते हो, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी 30 जून तक। बस ये बात ध्यान देना। सर कमाल कर दिया, ये डायग्राम तो हमारे एग्जाम में बहुत काम आएगा, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा काम आएगा। जो बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या वो कंफ्यूजन में हैं, उनको डायग्राम दिखा देना, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। मतलब इस डायग्राम के अंदर ना, पूरे के पूरे इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है वो भी मैंने लिखवा दी। और जो रिटर्न फाइल करने की डेट है, ऑडिट रिपोर्ट सेम फाइल करने की डेट होगी, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट फाइल करने की डेट जो होगी, इस रिटर्न की डेट से एक महीना पहले होगी। ठीक है। तो रिपोर्ट फाइल करने की डेट वो भी आपके सामने है, रिटर्न फाइल करने की डेट वो भी आपके सामने है। क्या कह रहे हो कि अगर मैंने अपनी मर्जी से ऑडिट करवा लिया, हाँ, तो डेट मेरी 31 अक्टूबर बन जाएगी? ऐसा कहां पड़ा है? सर मैंने ऐसा क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ाया। मैंने ये कहा था 31 अक्टूबर उनके लिए बनती है जिनका ऑडिट कंपलसरी है। भैया फिर तो लोग क्या करेंगे? अपनी मर्जी से ऑडिट करवा लेंगे, डेट एक्सटेंड कर लेंगे। सर अपनी मर्जी से ऑडिट अगर आप करवा रहे हो ना, ऑडिट कंपलसरी नहीं है, अपनी मर्जी से करवा रहे हो, तो डेट आपकी 31 जुलाई ही बनेगी। और ये बातें हमने क्लास में सही ढंग से की थी, एग्जाम्पल भी काफी सारे किए थे। ठीक है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो अपने नोट्स में, जो दिसंबर तक के नोट्स में, बस चेंज एक करना है कि जहां पे सितंबर ड्यू डेट थी वहां अक्टूबर कर देना, और जो ऑडिट रिपोर्ट भरने की डेट है, जो रिटर्न की डेट है ना, उससे एक महीना पहले कर देना। ये हमारी पहली अमेंडमेंट है जी रिटर्न के चैप्टर में। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे फटाफट से पूरी फैमिली, जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, चाहे थोड़े बहुत बच्चे बैठे हो जी, जितने भी सामने बैठे हैं, चैट बॉक्स में भर देंगे आंसर। फटाफट से बताओ जी। आज कंपनी वाले केस में रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है? 31 अक्टूबर। कंपनी नहीं है, ऑडिट कंपलसरी है, उसकी डेट क्या है? 31 अक्टूबर। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में क्या है? 30 नवंबर। ना मैं कंपनी हूं, ना मेरा ऑडिट कंपलसरी है, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग वाला भी नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं। क्या है? 31 जुलाई। क्या यही डेट मेरे ऑडिट रिपोर्ट भरने की है? आंसर इज नो। फिर डेट कौन सी होगी? इस डेट से एक महीने पहले की डेट जो होगी वो ऑडिट रिपोर्ट भरने की होगी। ये सारी बातें आपके सामने। ठीक है जी। तो फाइनली अब जाके हमारी अमेंडमेंट नंबर 1 जो है जी, अब जाके हमारी खत्म हो जाती है।
क्लियर है जी। तो ये अमेंडमेंट नंबर 1 थी। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इवन एग्जाम में मैं श्योर हूं इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें से क्वेश्चन ना बने। ठीक है, लो जी अब सुना ध्यान से। अब इस अमेंडमेंट के बाद ना जो अगली अमेंडमेंट्स अब मैं करवाने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा करनी, देखो एक बच्चा छोड़ के भाग रहा है, कह रहा चल भाई दुआओं में याद रखना, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब अमेंडमेंट सर ने कह दिया प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये नहीं कहा एग्जाम के लिए करनी नहीं है, मैंने ये कहा है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, उसको लगा बच्चे मुझे फेल करने हैं, क्वेश्चन यहां से बना देगा वो। इधर सुना ध्यान से। अब अगला सेक्शन जिसमें अमेंडमेंट है, ये जो सारा ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको, सारा ग्रीन कलर दिख रहा है, ये सारा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट है क्या वो देखो जी। सेक्शन है 139AA, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। कोटिंग ऑफ आधार नंबर आप सब जानते हो सर, आज प्रैक्टिकल लाइफ में जो बच्चे थोड़ा बहुत ऑफिस जाते हैं, जिनके फादर सीए सीएस सीएम में हैं, या थोड़ा बहुत ऑफिस का माहौल घर में है, उनको शायद पता होगा कि यार पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड देना भी जरूरी है। मतलब आधार को ना लिंक कर रहे हैं, आधार को हर चीज से लिंक कर रहे हैं। एक बच्चे ने, मैंने क्लास में ना, इस जो मेरा बैच चल रहा है, इस बैच के अंदर मैंने बच्चे को बोला कि अब ना आधार को ना लिंक कर रहे हैं। कहता सर जो ये दुख दर्द होते हैं, मतलब जो दुख मिलते हैं, दर्द मिलते हैं, तो क्या दर्द को भी आधार से लिंक नहीं कर सकते। मैं कहा ऐसा क्यों कह रहे हो। कह रहा भाई एक बार इसको दर्द मिल गया, उसको दोबारा दर्द ना मिले। मैं कहा यार तुम तो शायर बन गए। मतलब बच्चा कह रहा है कि दर्द को भी आधार से लिंक कर दो साहब, जिसको एक बार दर्द मिल गया उसको दोबारा दर्द ना मिले। हाय राम, ऐसा करते हुए प्यार को भी लिंक कर देते हैं। नहीं नहीं सर, प्यार को लिंक नहीं करना। अगर प्यार एक बार मिल गया तो वो ना ना, प्यार को लिंक मत करो, दर्द को लिंक कर दो। हाँ देखो नालायक बच्चे, मैंने उस बच्चे को बोला, मैं कहा प्यार को लिंक करवा दूं आपके आधार से। इधर देखो ध्यान से नालायक, मतलब इस चीज में दिमाग बहुत चलता है, किसको क्या लिंक करना है, यहां दिमाग नहीं चल रहा। सर गवर्नमेंट अब ये बात कहना चाह रही है, इस सेक्शन में इस सेक्शन में सुनना ध्यान से क्या लिखा है। इस सेक्शन में लिखा हुआ है जिस पर्सन को पैन अलॉट हो चुका है 1 जुलाई 2017 या उससे पहले, जिस पर्सन को पैन अलॉट हो चुका है 1 जुलाई 17 या उससे पहले, उस पर्सन को आधार देना, मतलब आधार इंटीमेट करना जरूरी है। अच्छा कब तक आधार देना पड़ेगा। अगर आपको पैन अलॉट हो चुका है 1 जुलाई 17 या उससे पहले, पहली बात, जिसको पैन अलॉट हुआ है इस दिन के बाद, तो उसके ऊपर ये लो एप्लीकेबल नहीं है। जिसको पैन अलॉट हुआ है इस दिन के बाद, उसके ऊपर ये लो एप्लीकेबल नहीं है। जिसको पैन अलॉट हुआ, देखो क्या लिखा है, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन एज ऑन द 1 ऑफ जुलाई 17। मतलब जिस पर्सन को पैन अलॉट हो चुका है 1 जुलाई 17 या उससे पहले, उस पर सेक्शन लगेगा। उसके बाद अगर अलॉट हुआ, ये सेक्शन नहीं लगेगा। अब एक बार चेक कर लेना आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पैन इस दिन या इससे पहले अलॉट हो चुका है। अब जिनको भी इससे पहले अलॉट हो चुका है ना, तो भाई साहब ध्यान दें, अब ध्यान दें, 31 मार्च 21 तक आने वाली है सर, थोड़े दिनों के अंदर, 31 मार्च 21 तक अपना आधार कार्ड इन लोगों को दे दें जी। सर किनको दे दें, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बाय 31 मार्च 21। नहीं तो पता क्या होगा, अभी आगे बताएंगे, अभी बताएंगे क्या होगा। तो जिन जिन बच्चों को, जिनके फादर साहब, मतलब सबको बता देना चाहिए ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। कई लोगों को पता ही नहीं है, कई लोग आराम से सो रहे हैं जी, बस उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। तो भैया जिन लोगों को पैन अलॉट हो चुका है 1 जुलाई 17 उससे पहले, उनको आधार इंटीमेट करना जरूरी है। कब, 31 मार्च 21 से पहले। अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, टाइम है, कहीं ऐसा ना हो डिपार्टमेंट वाले घर में आ जाए। ठीक है जी, किसको देना जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसको जमा करवाना है 31 मार्च 21 से पहले। बट कुछ लोग एक्सेप्शन में हैं। एक बच्चे के दादाजी हैं, वो 85 ईयर के हैं, वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। पहले तो मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, ठीक है। अगर कोई ऐसे हैं, मतलब वो अगर मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो घबरा के कह रहे यार ये विवेक तूने क्या बोल दिया। कह रहे मेरी एज तो 85 है, मैं कहाँ पैन जमा, मतलब कहाँ मैं आधार जमा कराने जाऊंगा। मैं कहा अंकल टेंशन मत लो, आराम आराम करो, आप टेंशन मत लो, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किन लोगों के लिए, वो देखो जी, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सन। मतलब जो ये ऊपर प्रोविजन लिखे हैं ना, ये प्रोविजन इन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। किन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जी, रिजाइडिंग इन द स्टेट ऑफ आसाम,
अगर आप में से कोई बच्चा आसाम स्टेट का रहने वाला है, टेंशन मत लो। जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है, टेंशन मत लो। और मेघालय का रहने वाला है, टेंशन मत लो। अगर आप में से कोई बच्चा इन तीनों स्टेट का रहने वाला, टेंशन मत लो। अच्छा, एक बच्चा देखो क्या कहता, कहता मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ जी, मैं बस्ता उठा के आसाम जा रहा हूँ। चले जाओ, आधार तो भी देना पड़ेगा। आपके बस्ता उठा के आसाम जाने से क्या आप आसाम क्यों जाओगे? आपके बस्ता उठा के जेएनके में जाने से क्या आप जेएनके क्यों जगह नालायक? सर वहां पे रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा थोड़ा कि कोई अगर दिल्ली से वहां गया तो वहीं में आप 10-15 दिन के लिए जाओगे। नहीं नहीं सर, परमानेंट ही जाऊंगा। बहुत बढ़िया, मतलब आधार के चक्कर में बच्चा परमानेंट इन 3 स्टेट में भाग जाएगा। ठीक है, वो कुछ ऐसे नालायक बच्चे हैं जिनकी सोच है कि सर ऐसा करें तो क्या होगा, क्योंकि ना कई लोग ज्यादा सोचते हैं ऐसा करें तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर आप इन 3 स्टेट के रहने वाले हो तो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है आधार कोड करने की, पैन सही है तो ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉन रेजिडेंट हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, याद करो रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में एनआर कब बनते हैं? अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते फिर क्या बनते हैं? एनआर। तो अगर आप एनआर बन चुके हो तो आपको आधार कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अंकल जी, दादाजी, आपकी बात कर रहा हूं, जिनकी एज 80 साल या उससे ऊपर हो चुके प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, उनके ऊपर सेक्शन नहीं लगेगा। या जो इंडिया के सिटीजन ही नहीं है, हु डज नॉट पोजेस आधार नंबर और एनरोलमेंट आईडी, मतलब जो आधार पोजेस ही नहीं करते, उनके पास कोई एनरोलमेंट आईडी ही नहीं है, तो वो टेंशन मत लें, इस सेक्शन के प्रोविजन इन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन जो बन सकता है वो इसमें से बन सकता है कि कहां कहां आधार कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन कौन से पर्सन इस कंडीशन से बाहर हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान देने पड़ेंगे। पहले तो ऐसा करते हैं, ए जे एम ऐसा कर लो ना, जाम कर लो, जाम। जाम का मतलब वो रोड पे जाम लगता है, नालायक। जाम का मतलब वो नहीं, बच्चा जाम कह रहा है, अच्छा वो जाम कहते हैं ना, वो मूवीज में कहते हैं जाम पिला दो, जाम पिला दो, जो जाम की बात नहीं कर रहा नालायक, रोड के जाम की बात कर रहा हूँ। जेएनके आसाम मेघालय से याद कर लो, जाम से जेएनके आसाम मेघालय, दोबारा बोलो जाम जेएनके आसाम मेघालय, दोबारा बोलो जाम जेएनके आसाम मेघालय। इन 3 स्टेट को बाहर निकाल दिया, एनआर को बाहर निकाल दिया, सुपर सीनियर सिटीजन को बाहर निकाल दिया, और जो नॉन इंडियन सिटीजन है, मतलब जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उनको बाहर निकाल दिया। ये 4 लोग बाहर हैं, बाकी सबको आधार कोड करना पड़ेगा 31 मार्च 21 तक। एक बच्चा कहता है सर अगर मैं आधार कोड नहीं करता मेरा गवर्नमेंट क्या बिगाड़ लेगी? मैं नहीं करता, कर ले गवर्नमेंट, कुछ करती है तो। कई बच्चे होते हैं ना, जिद्दी होते हैं, कह रहे जी मैं बैठा हूं, ये मैंने टांग पे रखी टांग, और मैं बैठा हूं जी, मैं कोई आधार कोड नहीं कर रहा, चाहे 31 मार्च 21 क्या 2200 2300 2400 2500, मैं आधार कोड नहीं कर रहा। गवर्नमेंट कह रही अच्छा इधर आ जा फिर, कि अगर आप इस डेट तक आधार कोड नहीं करोगे तो आपके ऊपर सेक्शन लगेगा, रूल नंबर 114 मैनर ऑफ मेकिंग पैन इन ऑपरेटिव। आपका पैन कार्ड ना, पैन कार्ड वो इन ऑपरेट कर देंगे। ओ तेरी का, मतलब पैन ही इन ऑपरेट कर देंगे, पैन ही काम नहीं करेगा जी साहब, पैन बेकार कर देंगे, ये बात ध्यान देना, कहीं आप मजाक समझ रहे हो। मतलब अगर आप आधार कोड नहीं करोगे तो आधार कोड ना करने की पनिशमेंट एक तो करेंगे पैन इन ऑपरेट, उसके बाद फिर क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। देखो ये क्या लिखा है, वेयर ए पर्सन, जो ये जिद्दी बच्चा सामने कह रहा है मैं नहीं करूंगा, वेयर ए पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड द पेन एज ऑन द फर्स्ट डे जुलाई 17 एंड इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट इस आधार, उसको आधार कोड करना जरूरी है। ठीक है, हैज फेल्ड, फेल हो गया जी, टू इंटीमेट द सेम ऑन और बिफोर 31 मार्च 21, यहाँ 21 आएगा, अमेंडमेंट नोट्स में ना 20 लिखा है, उसको 21 कर लेना। मतलब 31 मार्च 21 तक वो आधार कोड करने में फेल हो गया, कह रहा है मैं नहीं कर रहा, जो करना है कर लो मेरा, मैं तो नहीं कर रहा जी। तो गवर्नमेंट कह रही है द परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ सच पर्सन, वो जो जिद्दी बच्चा है, नालायक बच्चा है, उस पर्सन का शेल बिकम इन ऑपरेटिव इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब 1 अप्रैल से पैन तुम्हारा इन ऑपरेटिव हो जाएगा। बच्चा सिर पकड़ के बैठ गया, कह रहा मैं जा रहा मैं आधार देने जा रहा, पता लगे मेरा पैन इन ऑपरेट हो जाए। यस, 31 मार्च तक का टाइम है, ज्यादा या फटाफट मत बचाओ, आराम से चल जाना, कोई बात नहीं। ठीक है, बट देना जरूर सर। उसके बाद अब बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो 31 मार्च तक मैं आधार नहीं दे पाया, तो 31 मार्च के बाद दे दिया मान लो, तो क्या मेरा दोबारा से पैन ऑपरेट हो जाएगा? यस। मतलब गवर्नमेंट आपको ना एक पनिशमेंट देना चाह रही है कि भैया क्या चक्कर है, आधार से लिंक करना है,
हाँ, अगर तुम नहीं दे रहे, पैन हो गया तुम्हारा इनऑपरेट। अब उसके बाद कभी भी तुम अगर आधार लिंक करवा दोगे ना, तुम्हारा पैन दोबारा से ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। बट अगर तुम 31 मार्च 21 तक, हाँ जी ध्यान से, अगर तुम 31 मार्च 21 तक आधार कार्ड लिंक नहीं करते तो पैन क्या हो जाएगा, इनऑपरेट। अब अगर पैन इनऑपरेट हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट कह रही हम ये मान लेंगे जैसे पैन तुमने फर्निश ही नहीं किया था, जबकि पैन तुमने दिया था। जबकि पैन तुमने रिटर्न फाइल करते हैं, पैन जमा करवाते हैं, टीडीएस कटता है, शायद अगर आपको पता हो, टीडीएस का लो सबने पढ़ा होगा, टीडीएस के टाइम पर पैन जमा करवाते हैं। और याद करो, टीडीएस के लो में साफ साफ लिखा है, अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराओगे या पैन कार्ड गलत दोगे या किसी और का दोगे, उस केस में टीडीएस जो कटता है वो नॉर्मल रेट से नहीं कटता, हायर रेट से कटता है। याद आ रहा है कुछ आपको? अब ध्यान सुनना जी। आपने पैन दिया, आपने पैन फर्निश करा दिया, बट आधार से लिंक नहीं किया। हाँ जी, इधर देखो, इधर सीधा 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 इधर देखो मेरी तरफ। आपने पैन कार्ड दिया, आधार से लिंक नहीं किया 31 मार्च 21 से पहले, पैन क्या हो गया? बोलते रहो सर, पैन क्या हो गया? इनऑपरेटिव। पैन हो गया इनऑपरेटिव। अब अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपका ये मान लेंगे आपने पैन कार्ड दिया ही नहीं, आपने पैन कार्ड फर्निश ही नहीं किया, फिर सारे कॉन्सिक्वेंस इनकम टैक्स एक्ट में वो लग जाएंगे। अगर तुमने पैन कार्ड नहीं दिया तो क्या पनिशमेंट है, मतलब टीडीएस कटेगा हायर रेट से, इंटरेस्ट होगी, पेनल्टी होगी, वो सारी बातें होंगी। सर मैंने तो पैन फर्निश किया है भैया, अब तो इनऑपरेटिव हो गया ना, वो तो इनऑपरेटिव हो गया। क्यों हो गया? आपने आधार लिंक नहीं किया था। अब जबकि पैन देने के बाद भी गवर्नमेंट कह रही हम ये मानेंगे तुमने पैन नहीं दिया क्योंकि तुमने आधार से लिंक नहीं किया था। अच्छा, देख लो, ये मैं नहीं कह रहा सर, मेरे को ऐसे मत देखो गुस्से की निगाहों से, देख लो। वो कह रहे हैं कि अगर आपने 31 मार्च 21 तक आधार से लिंक नहीं किया, आपका पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव इमीडिएटली। तो क्या होगा देखो, देन तब क्या होगा, इट शैल बी डीम्ड, माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा मैंने पेन दिया है, गवर्नमेंट कह रही दिया होगा, हम नहीं मान रहे। मैंने पेन फर्निश किया था, गवर्नमेंट कह रही किया होगा, हम नहीं मान रहे। मैंने पेन दिया था सर, गवर्नमेंट कह रही दिया होगा, हम नहीं मान रहे भाई, हम नहीं मान रहे। क्यों? तूने 31 मार्च 21 से पहले तेरे को आधार इंटीमेट करना था, तूने आधार इंटीमेट नहीं किया। तो इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज नॉट फर्निश इंटीमेट और कोट द पेन as the case may be in accordance with the provision of this act, and he shall be liable, meaning he shall be liable all the consequence under the act for not furnishing, intimating or quoting the pen। सारे कॉन्सिक्वेंस लग जाएंगे उसके ऊपर, जैसे अगर वो पैन कार्ड नहीं देता तो क्या होता, सेम बात अब उसकी यहां लग जाएगी। क्या समझ में आ रहा है क्रक्स? कुछ भी बच्चा कह रहा है कुछ नहीं, नालायक। इसमें है क्या? सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर आपको पैन अलॉट हो चुका है 17 या उससे पहले, आपको आधार इंटीमेट करना है 31 मार्च 21 से पहले। अगर नहीं करोगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगा, और आप यूं मान लेंगे कि आपने पैन कार्ड दिया ही नहीं था। फिर सारे कॉन्सिक्वेंस वो लग जाएंगे जैसे पैन कार्ड ना दिया हो तो क्या होता है। और अगर 31 मार्च 21 के बाद अगर पैन आधार कार्ड आप लिंक करवा दोगे, देखो अगला पॉइंट क्या है, वेयर द पर्सन हैज इंटीमेटेड हिज आधार नंबर आफ्टर 31st डे ऑफ मार्च 2021, यहां भी 21 कर लेना, हिज परमानेंट अकाउंट नंबर शेल बिकम ऑपरेटिव, मतलब फिर पैन जो ऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स में 20 लिखा है बाय मिस्टेक, उसको 21 कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स बताओ सर, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स ये निकल के आ रहा है जी, क्रक्स सिंपल सी बात ये निकल के आ रहा है, पैन अलॉट हो चुका है, आपको आधार भी लिंक करना है। सर आज नॉर्मली डिपार्टमेंट धीरे धीरे आप चेक करो हर चीज में आधार लिंक कर रहा है। आप कभी प्रैक्टिकली अगर इमेजिन कर पा रहे हो, हर चीज में आधार लिंक हो रहा है, मतलब अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अब पता लगेगा कहां से कोई इनकम कमा रहा है। आप पेटीएम में अकाउंट खोलते हो, वहां आधार मांगते हैं, ठीक है, और आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, वहां आधार मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, हर जगह आधार मांगते हैं। क्यों भैया? जो तुम सोच रहे हो ना कि हम ये चोरी छुपे पैसा कमा लेंगे, वो सब जमाना क्या, तुरंत आधार नंबर से पता लग जाएगा, आधार नंबर डालते ही पता लग जाएगा इस पर्सन के कहां कहां अकाउंट है। पेटीएम अच्छा, गूगल पे अच्छा, भीम अच्छा, ये डेबिट कार्ड ओ माय गॉड, क्रेडिट कार्ड ओ माय गॉड, डीमेट ओ माय गॉड, ये तो सारा कुछ पता लग जाएगा। तो गवर्नमेंट तभी कह रही है आधार लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 31 मार्च 21 के बाद भी करा दोगे, तुम्हारा पैन हम दोबारा से ऑपरेट कर देंगे। तो इस सेक्शन का बस ऊपर सेक्शन में क्या बोला, इसमें क्या बोला जी, आधार इंटीमेट करना है,
और इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने मुझे कहा था मैं तो नहीं कर रहा जी, मेरा का गवर्नमेंट कर लेगी, तो गवर्नमेंट ने कहा जी हम जो करेंगे वो रूल 114 AAA में करेंगे। क्या करेंगे, आपका पैन इनऑपरेट कर देंगे। फिर ये मान लेंगे आपने पैन कार्ड फर्निश ही नहीं किया तो सारे कॉन्सिक्वेंस वो लग जाएंगे। अगर आप बाद में जमा करवा दोगे आधार तो हम आपके पैन को ऑपरेट कर देंगे। ये सारी बातें यहां पे निकल के आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी बातें करने के बाद, ये सारी बातें करने के बाद अब एक लास्ट अमेंडमेंट जो है रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर की, वो 139A के अंदर है, पैन कार्ड के अंदर। सर 139A तो आपने अभी कहा था आधार कार्ड का है, सर वो 139AA है, कंफ्यूज मत होना जी। 139AA आधार कार्ड का है, 139A पैन कार्ड का, उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट ये है, एक बच्चा कहता है सर मेरे पास आधार है, मेरे पास ना पैन कार्ड नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। मुझे नहीं पता सर एग्जाम में ये बनेंगी नहीं बनेंगी, क्योंकि अमेंडमेंट आई है तो हमें करनी है। एग्जामिनर का दिमाग घूम गया वो जरूर बनाएगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट तब बनेंगी जब बच्चे को फेल करने की थिंकिंग होगी। क्यों? ये नॉर्मली बच्चा करके जाएगा नहीं, ये नॉर्मली बच्चा नहीं करेगा जी, उसको लगेगा प्रैक्टिकल लाइफ की है हम क्यों करें। और एग्जामिनर फिर जब ये एग्जाम में बना देगा ना तो बच्चा पता क्या बोलेगा, पेपर बाहर से आ गया। तो मुझे सारी अमेंडमेंट करानी है चाहे वो कोई भी हो। अब प्लीज ध्यान सुनना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रिया ने मुझसे पूछा कि सामने बच्चा प्रिया, प्रिया, हाँ प्रिया ने मुझसे पूछा तो कि सर मेरे पास ना पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड है, या हमारे घर में मेरा भाई है उसके पास पैन कार्ड नहीं है आधार कार्ड है। तो अगर आधार कार्ड हम दे दें और पैन कार्ड ना दें, मान लो अभी तो आपने बोला अभी पैन दे दिया, आधार इंटीमेट करवाना है, बट पैन है ही नहीं, अभी पैन बनवाया ही नहीं है, अभी पैन मैंने बनवाया ही नहीं है, बट आधार कार्ड मेरे पास है, वो मेरा बन चुका है। अगर हम आधार कार्ड इंटीमेट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो जी क्या लिखा है। इफ द असेसी डज नॉट हैव पैन, प्रिया या प्रिया का भाई या मेरी पूरी फैमिली यूट्यूब की जो बैठी है सामने, आपका आधार कार्ड नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, सॉरी पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है पैन कार्ड नहीं है। इफ द असेसी डज नॉट हैव पैन बट हैज आधार नंबर, पैन आपके पास नहीं है आधार है, देन ही कैन कोट आधार नंबर वेयर इज ए रिक्वायरमेंट टू कोट पैन। मतलब जहां जहां पैन की रिक्वायरमेंट है वो आधार कोट कर सकता है। हाँ जी, जहां जहां पैन की रिक्वायरमेंट है वो आधार कोट कर सकता है। फिर क्या होगा, इन सच केस, उस केस में पैन विल बी ऑटोमेटिकली अलॉटेड टू हिम। कमाल कर दिया जी, वाकई ही ये सबसे वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, सबसे वेलकम स्टेप है। मतलब अगर आपने आधार कोड कर दिया ना, ऑटोमेटिकली आपको पैन अलॉट हो जाएगा। सर तो क्या मुझे वो पैन की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करानी पड़ेगी? जैसे पैन लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है, तो क्या एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी पड़ेगी? गवर्नमेंट करी नहीं जी ना, अब नहीं करवानी। देखो आगे लिखा है, इट शैल बी डीम्ड, माने या ना मानो मान लिया जाएगा, दैट ही हैज टू अप्लाइड फॉर पैन। क्योंकि अगर आपने आधार जमा करा दिया ना तो गवर्नमेंट समझ जाएगी आपका पैन नहीं है, क्योंकि अगर पैन होता तो पैन भी जमा करवाते। सर अगर पैन कार्ड होता तो पैन जमा करा, बट एक बात ध्यान रखना जी, कहीं ये चालूपंथी मत करना कि पैन है मैं नहीं जमा करा रहा। देखता हूं गवर्नमेंट क्या करती है। सर गवर्नमेंट खोपचे में ले जाएगी आपको। वो होते ना जैसे बचपन में बनते थे ना, मैं आपको बनकर नहीं दिखा सकता, यहाँ पे टेबल है वैसे करके मुर्गा बनते थे, वो फिर मुर्गा बनना पड़ेगा। कि हम सोचे कि मैं चालूपंथी कर लूंगा कि पैन है और पैन जमा नहीं कराऊंगा, सिर्फ आधार करा दूंगा, पैन मुझे अलॉट हो जाएगा। गवर्नमेंट को पता लगेगा यार इसके पास पैन तो है, क्योंकि सर आधार कार्ड से मैंने क्या बोला, सब कुछ पता लग जाता है, सब कुछ पता लग जाएगा। एक बात ध्यान रखना जी, एक बच्चा कह रहा है मैं तो मजे लूंगा, ले लो मजे। सर मैं ना आधार कार्ड जमा करा दूंगा, जहां पैन की रिक्वायरमेंट होगी, पैन है मेरे पास, मैं नहीं जमा कराऊंगा। देखता हूं गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट मैंने क्या बोला, चल खोपचे में। तो सर ये उन लोगों के लिए जिनको पैन नहीं है, जिनको पैन चाहिए, उनको एप्लीकेशन फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप आधार कार्ड दे देते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पैन अलॉट हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि आपने पैन की एप्लीकेशन डाल दी है। देखो जी, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग पैन। वही आ गया ना कि कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आधार कार्ड देते ही आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो हम ये एज्यूम कर लेंगे पैन कार्ड नहीं है।
और वो पता लग जाएगा ना, जब आधार नंबर डालेंगे तुरंत पता लगेगा कि आपका पैन कार्ड है या नहीं है। नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको लोड कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, ये अमेंडमेंट बहुत वेलकम अमेंडमेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है एमसीक्यूज के अंदर, या सीएस प्रोफेशनल के अंदर भी जरूर बन सकता है जी, क्योंकि हाँ सीएस प्रोफेशनल के अंदर ये अमेंडमेंट जरूर बन सकती है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करती है। एग्जीक्यूटिव या सीए इंटर के अंदर क्या बन सकता है जी, क्वेश्चन ये बन सकता है जी कि हाँ भाई आपका पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जमा करवा दिया, तो क्या उस केस में पैन कार्ड की एप्लीकेशन अलग से देने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने साफ से बोला कि अगर पैन नहीं आधार है और आधार दे दिया तो हम ये मान लेंगे कि आपको पैन की एप्लीकेशन आ चुकी है, पैन ऑटोमेटिकली आपको लोड हो जाएगा, आपको अलग से कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अमेंडमेंट ये बात कह रही है। ठीक है, तो रिटर्न के चैप्टर में अब कौन कौन सी अमेंडमेंट हमने की है, पूरी क्लास सीधो के बैठो भाई। मोबाइल बंद, मोबाइल बंद का बचा कह रहा है यूट्यूब बंद हो जाएगा, नालायक। मोबाइल बंद का मतलब ये भी जो बीच में आप चैटिंग कर रहे हो ना, वो नहीं करनी बस। और ये जो आस पड़ोस में बातें कर रहे हो वो नहीं करनी। सर 40-45 मिनट खेलने के लिए आता हूँ पूरी फैमिली के साथ, वो भी आप सही से खेलने नहीं देते हैं। मुझे ना दुख होता है, फिर मैं इतने दिल से अगर आता हूँ यहाँ पे, तो आप अगर दिल से नहीं बैठते फिर मुझे दुख होता है। और ये सर बच्चों वाली अमेंडमेंट है, अगर मैं आपको बोलता ना होमवर्क कर लो तो आप होमवर्क भी कर लेते हैं, बट जिस तरह से अब समझ में आ रही है मुझे लगता तब नहीं आती। और मैं कहता प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट छोड़ दो तो भी मेरा दिल दुखता। तो जब मैं उसको करवा रहा हूँ उसकी इज्जत करो फिर, क्योंकि सर एग्जाम में अगर आ गई ना, आप मुझे अप्रिशिएट करोगे एग्जाम में बैठ के कि वाकई यार सर ने कराई थी ना, हमें समझ में आ गया था। तो प्लीज ये बातचीत बंद कर दो। अब मुझे फटाफट से बताओ पूरे रिटर्न के चैप्टर में अमेंडमेंट क्या क्या आई है जी। अमेंडमेंट सर छोटी छोटी आई हैं। पहली बात तो रिटर्न की डेट चेंज हो गई, सारी नहीं, सिर्फ ऑडिट वाली जो सितंबर थी अक्टूबर हो गई है। ठीक है, बाकी सब केस में पहले जुलाई थी तो जुलाई है, नवंबर थी नवंबर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर जो रिटर्न की डेट है ना, ऑडिट रिपोर्ट की डेट वो सेम नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट उससे 1 महीना पहले की है। पहला चेंज तो ये आया है। और फिर वर्किंग पार्टनर वाले केस में पहले डेट थी 30 सितंबर। ठीक है, अब वर्किंग की जगह ना अब वहां पे पार्टनर है, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, अगर ऑडिट कंपलसरी है उस केस में डेट 31 अक्टूबर है। ये एक चेंज आया जी। उसके बाद सर सेकंड चेंज ये आया है कि भैया पैन के साथ आपको आधार इंटीमेट करना जरूरी है। किसको? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को, 31 मार्च 21 से पहले। बट इन लोगों को आधार देना जरूरी नहीं है जो जाम में रहते हैं। जाम में कहाँ रहते हैं जी? जाम का मतलब JNK, आसाम और मेघालय। या वो NR हैं, या वो इंडियन सिटीजन नहीं है, या वो सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बच्चा कहता है मैं नहीं दे रहा आधार, मत दो। अगर आप आधार नहीं दोगे तो आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा इमीडिएटली। ऐसे मान लेंगे पैन कार्ड आपने सबमिट ही नहीं कराया तो फिर आपके ऊपर सारे कॉन्सिक्वेंस वो लगेंगे। अगर पैन फर्निश नहीं किया तो क्या होगा? सारे कॉन्सिक्वेंस वो लग जाएंगे। 31 मार्च 21 के बाद आधार इंटीमेट कर दिया तो पैन दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपके यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बोला जी अगर पैन कार्ड ही नहीं है, बच्चा कह रहा है पैन कार्ड ही नहीं है सिर्फ आधार है, तो आधार दे दो। अगर आधार दोगे उससे चेक कर लेंगे पैन कार्ड आपके पास नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पैन अलॉट हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपने पैन कार्ड दिया उसी को ही, सॉरी, जो आपने आधार कार्ड दिया उसी को ही पैन की एप्लीकेशन मान लेंगे और आपको पैन अलॉट कर दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको यहां लिखी है। ठीक है, तो ये पूरी अमेंडमेंट है रिटर्न के चैप्टर में, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। लो जी, अब एक लास्ट अमेंडमेंट आज की क्लास की, वो हमारी है एडवांस टैक्स के टॉपिक में। देखो सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट है, ये जो डी क्लोज है सिर्फ ये, बाकी तो पहले भी था, पहले आपने पढ़ा होगा। आपको मैं थोड़ा याद करवा दूं ना, क्योंकि पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा, कम से कम 4-5 महीने पहले। उतना कहाँ याद होगा, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। इधर सुना ध्यान से, एक बात मुझे बताओ, एडवांस टैक्स में एक सेक्शन आपने क्या था 234C, याद आ रहा है कुछ? डेफरमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट में डेफर करते हो तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 1 महीने का इंटरेस्ट लगता है, याद आ रहा है कुछ आपको? और एक 234C की ना मैंने क्लास में प्रोविजो कराई थी, याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको कहा था कि कुछ केस में आप इनकम एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ, सर कहा था आपने, वो लॉटरी वाले केस में, कैपिटल गेन वाले केस में, और अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस केस में इनकम एस्टिमेट नहीं कर सकते, याद आ रहा है ना? अब उस इनकम में एक इनकम और ऐड हो गई है। अब गवर्नमेंट कह रहे विवेक कि तुम लॉटरी की इनकम भी एस्टिमेट नहीं कर सकते, तुम कैपिटल गेन की इनकम एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्यों? लॉटरी की इनकम एस्टिमेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे क्या पता मेरा कितना इनाम निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, इस प्रॉपर्टी को बेचूंगा कितना प्रॉफिट आएगा कितना नहीं आएगा, मुझे क्या पता, मैं एस्टिमेट कैसे करूं?
अगर मैंने बिजनेस ही नया स्टार्ट किया, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा मुझे क्या पता, मैं इनकम एस्टिमेट ही नहीं कर सकता। एक पॉइंट और ऐड हो गया, डिविडेंड। सर मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि शेयर होल्डर बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं, तो डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता। तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में आप इनकम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। तो एक डिविडेंड की इनकम भी ऐसी इनकम है जिस केस में आप एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। अब एक बच्चा ना इस बात का ना गलत मतलब लेके बैठ गया, कह रहा अच्छा इसका मतलब इन इनकम पे एडवांस टैक्स पे नहीं करना। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आप ये इनकम एस्टिमेट नहीं कर सकते। मतलब स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं करोगे तो इस इनकम पे स्टार्टिंग में एडवांस टैक्स पे नहीं करना। बट याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जैसे ही ये इनकम बीच में कभी अराइज होगी तो उससे अगली इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स की होगी आपको देनी पड़ेगी इस इनकम के टैक्स की भी। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो, मतलब कहना ये चाह रहा हूं आपकी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट कितनी होती है, चार, याद है ना, एक होती है नालायक। एक इंस्टॉलमेंट तो 44 एडी और 44 एडी ए जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 31 मार्च उस केस में होती है। मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। बच्चा कह रहा है एक होती है, वो तो एक तो दूसरे केस में होती है। वैसे नॉर्मल तो चार ही होती है ना, कौन कौन सी बताओ जी फटाफट से, कौन कौन सी होती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, ठीक है, और 15 मार्च, ये चार इंस्टॉलमेंट होती है। कितने कितने परसेंट की फटाफट से बोलना, 15%, 45%, 75% और 100%, ये होती है ना चार इंस्टॉलमेंट, अगर आपको ध्यान आता हो। और याद करो एडवांस टैक्स के अंदर मैंने क्या कहा था कि एक पर्सन प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में यहां पे खड़ा होके एक कैमरा लेकर चेक करेगा कि इस साल में कितनी इनकम कमा सकता हूं। इनकम एस्टिमेट करेगा, उस इनकम पे टैक्स निकालेगा। अगर वो टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा का होगा उस केस में वो एडवांस टैक्स पे करेगा। चार इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करेगा। ये सारी बातें अपने क्लास में की हैं। कुछ केस में एडवांस टैक्स एग्जम्प्ट भी होता है, वो भी अपने सारी बातें की हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर मैंने कहा था कई बार क्या होता है आप यहां पे खड़ा होके ना हर इनकम एस्टिमेट कर सकते हो, बट तीन केस में एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक तो इस साल लॉटरी की इनकम कितनी आएगी वो नहीं पता लग सकता, कैपिटल गेन कितना आएगा वो नहीं पता लग सकता, और अगर तुम्हारा बिजनेस ही नया है तो भी तुम इनकम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा था कोई बात नहीं, ये तीन इनकम एस्टिमेट मत करो। अब एक नई अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 से आई है कि तुम डिविडेंड की इनकम भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो एक नया वर्ड ऐड हो गया डिविडेंड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जो एस्टिमेट नहीं कर सकते, अब तीन इनकम नहीं है, चार इनकम है, ABCD। बच्चा कहता है सर बट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इन चारों इनकम को स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं करोगे, इन चारों को छोड़ के बाकी इनकम एस्टिमेट करो। सर बाकी कौन सी बची, बैंक से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है जी, ठीक है, उसके बाद सैलरी की इनकम, मतलब कई इनकम है यार। सिर्फ चार इनकम ही थोड़ा कमाते हो, उन चार इनकम को छोड़ के आप बाकी सारी एस्टिमेट करो और उसके बेस पे आप एडवांस टैक्स पे करो। आप नॉर्मल पे कर रहे हो, मान लो यहां पे इसके बीच में लेट्स टेक एन एग्जांपल 10 नवंबर को कैपिटल गेन आ गए, 10 नवंबर को आपने प्रॉपर्टी बेची, कैपिटल गेन आ गए। अब क्या इस कैपिटल गेन पे जो टैक्स बनता होगा उसकी इंस्टॉलमेंट आपने 15 जून को दी है, नहीं, आपने एस्टिमेट ही नहीं की होगी। उसकी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को दी है, आंसर इज नो, आपने एस्टिमेट ही नहीं किया था। बट अब तो आ गया ना, अब तो आ गया, तो गवर्नमेंट कहती है विवेक अब जो कैपिटल गेन का टैक्स आया ना उस टैक्स का 75% हमें 15 दिसंबर को चाहिए। तो मतलब ये मत सोचियो कि इस टैक्स पे तुझे एडवांस टैक्स नहीं पे करना, हमने स्टार्टिंग में एग्जम्पशन दे दिया तुझे, बट जैसे ही वो इनकम अराइज होगी उससे जो अगली इंस्टॉलमेंट होगी तुझे उस पर टैक्स देना होगा, जितने परसेंट भी वो होगा। तो ये बात हमने क्लास में की है, चेंज उसमें भी नहीं है। बस कुछ लोगों के दिमाग में थिंकिंग ना आ जाए कि इस सेक्शन का मतलब कहीं ये तो नहीं है एडवांस टैक्स एग्जाम्प्ट, आंसर इज नो। इस सेक्शन का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में पे नहीं करना, बट जब वो इनकम अराइज होगी उससे अगली इंस्टॉलमेंट जो होगी उससे अगली इंस्टॉलमेंट पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये चार इनकम है जी। एक नया वर्ड ऐड हो गया डिविडेंड की इनकम, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो पूरे एडवांस टैक्स में ये चेंज है। और बाकी अब नेक्स्ट जो फिर हमारा होगा वो चेंज हमारा होगा TDS का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा TDS का है। एक बार प्लीज घर से रीड करके आना, क्योंकि TDS में ना मैं हर बार कहता हूँ मेरा काम कम है सर, क्योंकि लिमिट्स ज्यादा है और लिमिट्स याद करनी होती हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, अगर आप मुझसे कोई बच्चा बोले कि सर TDS में ये 5,000 ही एग्जामिशन लिमिट क्यों है, उसका लॉजिक मेरे पास नहीं है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके बेस पे हमें खुद चलना पड़ता है। हाँ, TDS कटता क्यों है,
ये सारा लॉजिक मेरे पास है, पर इतनी वैल्यू के बाद ही क्यों कटता है और इस रेट से ही क्यों कटता है, उसका लॉजिक किसी के पास भी नहीं है। और जो कह रहा है मेरे पास है वो भी झूठ ही बोल रहा है। क्योंकि आप मुझे एक बात कहो, अगर 2.5 लाख रुपए की एग्जामिशन लिमिट है, एक बच्चा बोले जी मेरे अकॉर्डिंग 3 लाख होनी चाहिए, तो भैया मेरे अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। अब ये 2.5 लाख ही क्यों है, इसका लॉजिक तो किसी के पास नहीं है ना। वो तो गवर्नमेंट को जो सही लगा कि हाँ भाई मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए 2.5 लाख एग्जाम तो 2.5 लाख लिमिट रख दी। ऐसे अगर टीडीएस का गवर्नमेंट को लगा कि 10% से कटना चाहिए तो 10% रेट रख दिया। अब 10 ही क्यों रखा, इसका लॉजिक किसी के पास नहीं। ठीक है, तो एक बार टीडीएस के ना लिमिट्स थोड़ी पढ़ के आना, ताकि मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, लो जी, अब जाके ये हमारा जो है 2 चैप्टर की अमेंडमेंट एडवांस टैक्स और रिटर्न खत्म हो चुकी है। बिल्कुल गिरी हुई अमेंडमेंट थी, सिंपल सिंपल थी। बस मेजर अमेंडमेंट क्या थी, रिटर्न फाइल करने की डेट चेंज हुई है, सारी नहीं, सिर्फ ऑडिट वाले केस में। सितंबर की जगह अक्टूबर हो चुकी है, बाकी सारी पहले वाली हैं। बट जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है वो रिटर्न की डेट से अलग हो चुकी है। ठीक है, और डायग्राम ये डायग्राम जो है ये अपने दिल दिमाग में संभाल लेना, इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे। चलिए अब तो नेक्स्ट क्लास अब एक मतलब कल का दिन छोड़ के फिर आएगी। ठीक है, और वो आपकी लास्ट क्लास होगी जी। एग्जीक्यूटिव इंटर मतलब प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए तो है ही है, वहां इनकम टैक्स से सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी। तो फाइनली क्लास नंबर 11 इज द लास्ट क्लास ऑफ इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स। तो बहुत क्लास हमने लगा दी हैं और डिटेल में समझा है। उम्मीद करूंगा आपको समझने का मजा भी आया होगा, क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से किए होंगे। और अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करके जाना सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हो। बाकी जो डिसलाइक करते हैं उनको भी बहुत सारा प्यार है, कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट चल रही है सर। और जो प्यार देते हैं उनको तो बहुत सारा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर जी, बाय बाय।